अब देखो, जैसे कि चित्र में दिख रहा है आपको कि क्या दिया हुआ है, चूषण दाब एवं विसर्जन दाब का निष्पादन गुणांक पर प्रभाव, मतलब सक्शन प्रेशर और विसर्जन को कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, सक्शन हो रहा है और एक मतलब उसका निष्कासन हो रहा है, विसर्जन मतलब निष्कासित हो रहा है, ठीक है। मतलब इसका इंग्लिश विसर्जन, विसर्जन को इंग्लिश में हम कहेंगे डिस्चार्ज, ठीक है। तो आपका जो है चूषण दाब एवं विसर्जन दाब का निष्पादन गुणांक पर प्रभाव, तो चूषण का मतलब यही हो गया इंग्लिश में सक्शन प्रेशर, और डिस्चार्ज प्रेशर का सीओपी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये दो टॉपिक है, पहला है चूषण मतलब सक्शन दाब, तो सक्शन दाब के लिए ये आपका मैंने समझाया है, और आपका जो विसर्जन दाब के लिए दूसरा हो जाएगा। तो अब देखो, जैसे कि हमने अभी पढ़ा है रेफ्रिजरेशन वीसी साइकिल में 4 मुख्य अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से होते हैं? पहला है आपका ये कंप्रेसर, संपीडक, दूसरा है आपका कंडेंसर, संघनित्र, तीसरा है आपका थ्रॉटलिंग वाल्व, अवरोधन, और चौथा है आपका वाष्पित्र मतलब इवेपोरेटर, ठीक है। तो अब जो है ये जो चूषण दाब मतलब सक्शन दाब, सक्शन कहाँ हो रहा है? सक्शन आपको मालूम होगा इवेपोरेटर में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? सक कहाँ किया जा रहा है भाई? उष्मा का अवशोषण स्थिर दाब पर। अच्छा एक चीज़ और, अभी ये बताने से पहले हम पहले ये डिस्कस कर दें, जैसे कि जो वीसी साइकिल है ये 4 मुख्य अंग हो गए, संपीडक, संघनित्र, अवरोधन और वाष्पित्र। अब इसमें इन चारों अंगों के द्वारा 4 प्रक्रम 4 प्रोसेस होते हैं। कौन सा? अगर हम संपीडक की बात करें तो क्या होगा? प्रतिवर्त रुद्धोष्म संपीडन होता है, मतलब रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन होता है। संघनित्र में क्या होता है? स्थिर दाब पर ऊष्मा का विसर्जन होता है, निकाय में उसका निष्कासन किया जाता है सराउंडिंग में, ठीक। फिर अवरोधन में क्या होता है? यह अप्रतिवर्त है, इरिवर्सिबल, हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, और यहाँ क्या होता है? एक्सपेंशन होता है, ठीक है। एडियाबैटिक इरिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है अवरोधन में। और लास्ट जो है आपका जो वाष्पित्र है, इवेपोरेटर, वहाँ क्या होता है? स्थिर दाब पर ऊष्मा का अवशोषण होता है, ठीक है। तो कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन होता है। तो यहाँ पे जो वाष्पित्र है, जैसे वाष्पित्र और संघनित्र, इन दोनों में क्या है? स्थिर दाब पर। अगर हम मान लें कि दाब हमारा अब स्थिर नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस टॉपिक में आप देख रहे हैं क्या दिया है? सक्शन प्रेशर और जो डिस्चार्ज प्रेशर है, इसका जो है सीओपी पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो है अभी तक तो दाब स्थिर था, तो हम बस जो है सिंपल सीओपी का फॉर्मूला निकाल रहे थे। अलग अलग जो है जितने भी यंत्र थे अभी इक्विपमेंट, उसका कैसे कैसे कार्य होता है वो पढ़ लिए स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन से। और जो है जैसे कौन बढ़िया होता है ड्राई और वेट कंप्रेसर में, फिर सुपर हीटेड कंप्रेसर और सब कूलिंग का क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये सब हो गया था। अब कह रहा है कि अब मतलब जो ये दाब है अगर ये स्थिर ना हो तब इसका सीओपी पे निष्पादन गुणांक पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अब देखिए ये क्लियर हो गया है ना। अभी तक तो दाब स्थिर था, लेकिन अब ये मान लिया गया है कि दाब स्थिर नहीं है, तब निष्पादन गुणांक पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसके लिए अब आप देखिए मैंने हेडिंग डाला है, पहला चूषण दाब के लिए मतलब सक्शन मतलब प्रेशर के लिए। तो इसके लिए ये जो आप फिगर देख रहे हैं ये आपका पीएच डायग्राम है। क्या है? पीएच डायग्राम है। देखिए आपका जो वर्टिकली ऊर्ध्वाधर रेखा है वाई एक्सिस वो P है, और जो हॉरिजेंटल है वो क्या है? H है, ठीक है। H मतलब क्या होता है? इंथैल्पी, और P का मतलब जो है दाब, प्रेशर। तो इसका डायग्राम मैंने बनाया, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिएगा।
अब आप देख रहे हैं पहला जो चक्र हमने लिया, जैसे कि पीएच डायग्राम में जो ड्राई कंप्रेसर के लिए लिया जाता था वो लिया है। कहाँ से स्टार्ट किया है? हमने स्टार्ट किया है पॉइंट 1 से, यहां से हमने स्टार्ट किया ये वाले से, ठीक है। पॉइंट 1 से कहाँ गया? 2 पे गया, ठीक। 2 से यहाँ आपका 2 डैश पे आ गया, फिर 3 पे आ गया, फिर 4 पे आ गया, फिर पुनः 1 पे हो गया। तो ये चक्र को जो है आपका आइडल चक्र है। ये चक्र आपका क्या है? आइडल चक्र है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? अब यहाँ के लिए आपको, अब यहाँ के लिए जब हम चक्र 1 से 2 पे जा रहे हैं, 2 से 2 डैश पे जा रहे हैं, 2 डैश से 3 पे जा रहे हैं, 3 से 4 पे आ रहे हैं और पुनः जो है 1 पे जा रहा है, ये साधारण हो गया, ठीक है। अब इस कंडीशन में देखो दाब हमारा क्या है, यहाँ पे देख रहे होंगे दाब हमारा क्या है? P1 है। ये जो आपका जो है P1 दाब है, ये क्या है? ये चूषण दाब है, सक्शन हो रहा है। सक्शन किस प्रक्रम में हो रहा है? यहाँ 4 से 1 में, ठीक है। जहाँ पे वो क्या कहते हैं, इवेपोरेटर द्वारा जो है ऊष्मा का अवशोषण किया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे रुके रहो, सॉरी, सक्शन, हाँ यही है, ठीक है। पॉइंट तो यही है, सक्शन तो आपका कंप्रेसर में होगा ना, कंप्रेसर के द्वारा सक किया जाएगा, और यहाँ तो ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो P1 है वो क्या है? सक्शन प्रेशर है, इसी को हम क्या कहेंगे? चूषण दाब कहेंगे। और सक्शन कहाँ पे हो रहा है? ये अवस्था 1 से अवस्था 2 के बीच में जो है सक्शन प्रोसेस हो रहा है कंप्रेसर के थ्रू। कंप्रेसर क्या कर रहा है? कंप्रेसर पर कार्य करके जो है, जो आपका जो वो है प्रशीतक है, उसका क्या किया जा रहा है? उसको सक किया जा रहा है, उसको कंप्रेस करके हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे जो है संघनित्र में भेजा जा रहा है, ठीक है। तो जो P1 है वो हमारा चूषण दाब हो गया। और ये जो P2 है हमारा, P2 क्या हो रहा है? जब हम बिंदु 2 पे जाएंगे तो बिंदु 2 से बिंदु 3, ये कौन सा प्रक्रम हो रहा है? ये आपका जो है संघनित्र के द्वारा हो रहा है, यहाँ कंडेंसन हो रहा है। अब जो है जो उच्च ताप और उच्च दाब पे जो प्रशीतक आया है कंप्रेसर से, यहाँ पे उसका क्या होगा? संघनन होगा, यहाँ से ऊष्मा रिलीज की जाएगी। तो रिलीज की जा रही है ना, डिस्चार्ज किया जा रहा है सराउंडिंग में, इसलिए इसका नाम P2 का पड़ गया विसर्जन दाब। तो अभी हम विसर्जन दाब को नहीं मान रहे हैं, विसर्जन दाब के ये हम क्या पढ़ रहे हैं? चूषण दाब के लिए भी पढ़ना। तो विसर्जन दाब हमारा स्थिर है, ठीक। तो अगर हमारा चूषण दाब P1 है, हाँ P1 है, तो इस चक्र के लिए कौन सा चक्र? चक्र 1, 2, 2 डैश 3, 4, इस चक्र के लिए आपका COP क्या है? COP वही होगा जो अभी आपने पढ़ा था, H1 माइनस H4 अपॉन H2 माइनस H1। या यहाँ आप H4 की जगह H3 भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो अवस्था 3 से अवस्था 4 आइसेंथैल्पिक प्रोसेस होता है, सम एंथैल्पिक प्रोसेस होता है, तो H4 की जगह H3 भी लिख सकते हैं। तो ये चीज़ तो इतना पता ही है, ठीक है। लेकिन अब अगर हम ये मान लें, अब देखो यहाँ मैंने लिखा है ना, लेकिन चक्र, अब हमने एक दूसरा चक्र लिया 1 डैश 2 डबल डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश फिर 1 डैश के लिए। अब इसके लिए तो ये चक्र, अब देखिए आ जाइए इस पे, तो हमारा ये चक्र कहाँ से हो रहा है? देखो नीचे 1 डैश देख रहा है ना, अभी रुक जाओ। अब हमारा चक्र कहाँ से स्टार्ट हुआ? यहाँ से स्टार्ट हुआ 1 डैश, इसको पहले इरेज कर लें, ठीक है। अब हमारा चक्र कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1 डैश, फिर कहाँ पे आ रहा है? रुके रहो, वन डैश से स्टार्ट हो रहा है, 2 डबल डैश पे आ रहा है, फिर यहाँ 2 डैश पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है, फिर यहाँ से नीचे आ रहा है 4 डैश और फिर 1 डैश। तो अब हमारा चक्र कौन सा हो गया? 1 डैश 2 डबल डैश 2 डैश 3 फिर 4 डैश फिर 1 डैश। तो ये चक्र हमको कैसे प्राप्त हुआ? ये चक्र हम देख रहे हैं जब दाब में गिरावट आ रही है। क्या आ रहा है? दाब में गिरावट आ रहा है। अभी पहले क्या था? दाब P1 था।
अब नीचे आप देखो, मैंने यहाँ लिखा, क्या लिखा, यहाँ लिखा P1 डैश, मतलब दाब में कमी आ रही है ना, दाब नीचे की ओर है, दाब में कमी आ रही है। तो जब चूषण दाब, इसका मतलब क्या हुआ, जब चूषण दाब मतलब सक्शन दाब कम होगा तब हमारा अब चक्र कौन सा बनेगा, अब हमारा चक्र बनेगा 1 डैश 2 डबल डैश 2 डैश 3 फिर 4 डैश फिर 1 डैश, ये चक्र बनेगा। अब इसके लिए, अब यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब इसके लिए देखिए COP कैसे निकाल रहा है। अब देखो, पहले इसके लिए ये समझो, यहाँ पे अभी तक ये जो 1 था, 1, अभी 1 डैश की बात नहीं कर रहा, 1, यहाँ से जब हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं H पे, ये H वाले पे, H एक्सिस पे, इंथैल्पी वाले एक्सिस पे, तो ये जो पोर्शन होता है इस पॉइंट से P वाले मतलब Y एक्सिस से यहाँ तक की जो दूरी है, ये पूरा, रुके रहो, अब ये जो पूरा दूरी है यहाँ से यहाँ तक, H तक, ये हमारा क्या होता है, H1 होता है। फिर जो आपका H4 है, अब यहाँ पे देख रहे हो फिगर में H4 4 जो बिंदु 4 है और बिंदु 4 डैश है, ठीक है, और बिंदु 3, ये तीनों एक ही रेखा में, ये सब, ये चूंकि ये प्रक्रम क्या है, आइसेंथैल्पिक प्रक्रम है, ये सब एक ही लाइन पे है। तो यहाँ से यहाँ तक H1 हो गया, ये क्या हो गया, H1। अब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है केवल, ये क्या हो गया, H4 डैश हो गया ना, H4 डैश हो गया। तो इनके बीच का जो अंतर हम निकालेंगे, यही हमारा कहलाएगा प्रशीतन प्रभाव। ये आ रहा है आपका। तो ये तो अभी तक आपने पढ़ा है, लेकिन अगर हम अब हम चक्र इसकी बात करें 1 डैश, अभी तक तो 1 था, अब 1 डैश की बात करें तो 1 डैश में क्या होगा, अब यहाँ से यहाँ तक, केवल देखना यहाँ से यहाँ तक, अभी तक क्या था, यहाँ ये जो लाइन था, यहाँ से यहाँ तक हमारा होता था H1, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक होता था H1, लेकिन अब जो है यहाँ से यहाँ तक जो है हो रहा है हमारा H1 डैश, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, ये तो आपका है ही है पहले से, ये तो आपका पहले से है ही है H4 डैश। तो H1 डैश में से H4 डैश को माइनस करेंगे तो अब हमारा जो प्रशीतन प्रभाव आएगा वो आपका आएगा, नीचे मैंने लिखा है ये RE डैश इक्वल टू H1 डैश माइनस H4 डैश। तो अब यहाँ तुम देख रहे होगे, क्या देख रहे हो कि पहले जो था RE का मान, ये जो RE का मान था, ये यहाँ पे ये क्या था, रुके रहो, यहाँ पे ये जो RE का मान था ये क्या था, यहाँ तक था, इसमें थोड़ा सा गलत बना दिया, ये पूरा इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक था, और यहाँ पे क्या है, नीचे वाले में RE का मान यहाँ से यहाँ तक है। तो आप देख रहे हो कि नीचे वाले में जो RE डैश है वो RE से क्या है, कम है, यानी प्रशीतन प्रभाव क्या हो गया, कम हो गया। उसी तरीके से जब प्रशीतन प्रभाव कम हो गया तो हम जानते हैं COP जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रशीतन प्रभाव के। इसका मतलब क्या हो गया, COP भी क्या हो जाएगा, कम आ जाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं COP कम आ गया। दूसरा चीज़ देखिए, ये तो मान लीजिए आपका प्रशीतन प्रभाव से हमने क्लियर किया। अब वर्कडन के द्वारा देखिए किया गया कार्य, तो किया गया कार्य के लिए अब देखो पहले कहाँ तक जाता था, जो पुराना चक्र था वो 2 तक जाता था। तो 2 के लिए हमारा ये जो पूरा पोर्शन होगा, यहाँ से यहाँ, रुक जाओ, यहाँ से यहाँ तक ये जो है
ये हमारा कहलाएगा H2। ठीक है, और ये जो हमारा है बाद में हो गया 2 डबल डैश, तो 2 डबल डैश से हमने नीचे लाइन लाया, तो अब हमारा जो है यहाँ से ये पूरा यहाँ तक क्या होगा, H2 डबल डैश हो रहा है ना, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो जो पहले हमारा वर्क डन था वो क्या था, H2 माइनस H1, तो H2 हमारा H2 और H1 क्या था, ये पोर्शन था, तो H2 माइनस H1, तो इसको हमने लिखा है W। तो W की वैल्यू क्या आ गई है, W की वैल्यू यहाँ पे देखो मैंने लिखा है H2 माइनस H1, लेकिन बाद में हमारा जो चक्र था 1 डैश से 2 डबल डैश तक गया, तो 2 डबल डैश के लिए अब हमारा जो हो गया, अब हमारा क्या हो गया, वर्क डन अब हो जाएगा H2 डबल डैश माइनस H1, मतलब वर्क डन हमारा ये हो गया भाई, H2 डबल डैश में से H1 डैश को माइनस करेंगे तभी ना W डैश आएगा, तो W डैश का मान क्या हो गया, H2 डबल डैश माइनस H1 डैश। तो अब इस फिगर से आप देख रहे हो इसमें और इसमें बड़ा कौन है, W डैश बड़ा है, इसका मतलब जब चूषण दाब को हम घटाते हैं तो प्रशीतन प्रभाव कम होता है और कंप्रेसर संपीड़क द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यहाँ बढ़ा हुआ है ना, देखिए बढ़ा हुआ है, ये पोर्शन क्या है, ये बड़ा है किससे, इस वाले पोर्शन से। ठीक है, तो जब, और हम जानते हैं COP जो होता है किए गए कार्य का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो जब कार्य ज़्यादा होगा तो COP क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और प्रशीतन प्रभाव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो प्रशीतन प्रभाव इसमें कम हो रहा है तो COP क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो दोनों विधि द्वारा, चाहे आप प्रशीतन प्रभाव से देख लीजिए चाहे किए गए कार्य से देख लीजिए, प्रशीतन प्रभाव जब हम चूषण दाब के मान को कम करते हैं तो प्रशीतन प्रभाव कम हो जाता है जिससे कि COP कम हो जाता है, और किया गया कार्य बढ़ जाता है संपीड़क द्वारा जिससे कि COP कम हो जाता है। अब नीचे आइए, अब देखो यहाँ पे, यहाँ के लिए अब हमने दूसरे चक्र के लिए निकाल लिया COP, H1 डैश माइनस H4 डैश अपॉन H2 डैश माइनस H2 डबल डैश माइनस H1 डैश। अब देखो मैंने नीचे इसीलिए क्लियर भी कर दिया, चित्र से स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है, अरे यार ये रफ कर दे, चित्र से क्या स्पष्ट है, चित्र से यह स्पष्ट है कि जो बाद वाला चक्र है जब हमने चूषण दाब को कम किया है उसके लिए जो प्रशीतन प्रभाव है H1 डैश माइनस H4 डैश वो कम है पहले वाले चक्र के प्रशीतन प्रभाव अर्थात H1 माइनस H4 से, तथा जो दूसरा वाला चक्र है उसका जो कार्य है H2 डबल डैश माइनस H1 डैश ये पहले वाले चक्र से ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, H2 माइनस H1 से। ठीक है, तो ये जो आपका है ये क्या है, जब हमने दाब को, चूषण दाब को कम किया उस समय का जो प्रशीतन प्रभाव है, और शुरुआत वाले जब दाब वही था, ठीक है, उससे कम हो जा रहा है, और ये क्या है, जब दाब हमने कम किया उस समय जो किया गया कार्य है और पहले वाले से किया गया कार्य से क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ देख रहे प्रशीतन प्रभाव कम है तो COP कम होगा, और यहाँ किया गया कार्य ज़्यादा है तब पर भी COP कम होगा। अतः हम लिख सकते हैं COP का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कब कम हो जाएगा, जब चूषण दाब या सक्शन प्रेशर क्या हो का मान कम किया जाए, उस कंडीशन में हमारा निष्पादन गुणांक वेपर कंप्रेशन साइकिल का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उम्मीद है ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा, थोड़ा बहुत तो जरूरी क्लियर हुआ होगा। अब इसके बाद
अब अगला आपका टॉपिक आ गया विसर्जन दाब के लिए। तो देखो, पहला चूषण जो दाब है, जब चूषण दाब का मान हम कम करते हैं तो COP कम हो जाता है। क्लियर है ना? चूषण दाब का मान, सक्शन प्रेशर का मान जैसे ही हम कम करेंगे तो हमारा जो प्रशीतक है उसके निष्पादन गुणांक का मान भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्लियर? अब इसका जस्ट अगर उल्टा कहें, अगर हम चूषण दाब के मान को बढ़ा दें, अगर हम दाब के मान को बढ़ा दें तब क्या होगा? तब पर भी हम अब इसको चूंकि आपके सिलेबस में वो चीज़ दिया नहीं है, लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि ठीक है, दाब घटाने पे तो ठीक है आपका कम हो जाएगा, लेकिन दाब बढ़ाने पे क्या होगा? तो दाब बढ़ाने पे तब COP क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। उसको मैंने इस वजह से नहीं बताया, बुक में जितना दिया था हम बोले पहले इतना ही समझो, अब देखेंगे हम अलग से अगर बताना होगा तो इसको बता देंगे। उसके लिए भी हम pH ऐसे ही डायग्राम बनाएंगे और हम क्या करेंगे, रुक जाओ अभी दिखा रहे हैं। यहाँ पे जैसे हमने अभी तक क्या किया था, जब दाब कम था तो हमने नीचे लाया, अब जब अधिक करेंगे तो अब हम कुछ ऊपर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे P1 डैश, ठीक है, और फिर यहाँ से ऐसे ड्रॉ करेंगे, फिर एक जो है नया आपका जो है चक्र बनेगा, फिर उसके लिए निकालेंगे। तो उसके लिए निकालने पे जो आएगा उस हिसाब से हम उसका निष्कर्ष कर देंगे। तो उम्मीद है कि वो क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा होगा। अब इसके बाद अगला जो आपका वो है टॉपिक है, वो है आपका विसर्जन दाब के लिए। ठीक है, तो विसर्जन दाब के लिए फिर वही रहेगा, फिर ऐसे ही pH डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे फिर वही पहला ही चक्र लेंगे, पहला सिंपल आपका चक्र 1 2 3 और 4। ठीक है, अब अगर हम यहाँ ले रहे हैं कि अगर विसर्जन दाब को क्या किया गया, बढ़ा दिया जाए। अब ये तो आपका P1 क्या था, P1 जो आपका था ये आपका चूषण था, और जो कंडेंसर से जो निकल रहा है, कंडेंसर में क्या हो रहा है, वो प्रशीतक का संघनन हो रहा है, ऊष्मा का मतलब निष्कासन हो रहा है। तो यहाँ पे निष्कासन डिस्चार्ज हो रहा है ऊष्मा, तो यहाँ पे जो दाब होगा वो हमारा होगा विसर्जन दाब। तो P2 आपका विसर्जन दाब हो गया। अब अगर हम विसर्जन दाब के मान को बढ़ा दिया हमने, तो ये क्या हो गया, P डैश हो गया। अब यहाँ से देखिए हमने मिलाया, तो अब हमारा जो चक्र बना वो क्या बना, 1 2 डैश, भाई 1 यहाँ है, 2 डैश अब यहाँ हो गया, 3 डैश हो गया, और 3 डैश से अब पहले तो ये चक्र था 1 2 3 4, पहले यही चक्र था 1 2 3 4, और अब क्या हो गया चक्र 1 2 डैश 3 डैश 4 डैश, फिर 1 पे आ गए। ठीक है, तो ये चक्र हो गया। तो पहले चक्र के लिए तो फिर वही हो जाएगा, COP का मान H1 माइनस H4 अपॉन H2 माइनस H1। ठीक है, हम डायरेक्ट आ रहे हैं इसके लिए दूसरे चक्र के लिए। तो देखिए दूसरे चक्र में अब दूसरे चक्र के लिए यहाँ पे फिर मैंने कर दिया है, 1 से जो जाएगा ये पूरा हमारा क्या होगा, H1 होता है, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, H4। ठीक है, यहाँ से यहाँ क्या होगा, H4, जो कि H3 के बराबर है क्योंकि आइसेंथैल्पिक प्रोसेस है। फिर यहाँ चूंकि हमारा यहाँ पे ये, अब ये जो प्रक्रम है थ्रॉटलिंग वाला, ये पहले क्या था, 3 से 4 पे था, लेकिन बाद वाले चक्र में क्या हो गया, 3 डैश से 4 डैश हो गया। तो इससे नीचे वाला जो हम यहाँ से कंसीडर करेंगे, ये वाला पोर्शन यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन आपका क्या होगा, H3 डैश माइनस H4 डैश, जबकि यहाँ पे क्या था, H3 इक्वल टू H4। ठीक है, तो अब यहाँ के लिए देखो, जब शुरुआत के लिए प्रशीतन प्रभाव था, यहाँ के लिए जब प्रशीतन प्रभाव है तो क्या है, H1 माइनस H4, और इसके लिए नए वाले के लिए जो प्रशीतन प्रभाव है वो है
आर ई डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, H1 माइनस क्या हो जाएगा 4 डैश। भाई 4 भाई H1 तो हमारा सेम है ना, H1 तो यही है, एक ही बिंदु से कर रहे हैं। H1 हमारा क्या है, H1 हमारा यही है। अभी तक जो शुरुआत में था वो H3 H4 ये था, तो इनके बीच का अंतर जब हम निकालते थे तो ये पूरा हमारा आता था क्या RE, ठीक है, H1 माइनस H4। लेकिन अब हमारा H1 तो यही है, अब हमारा H1 तो यही है, ठीक है, लेकिन H4 डैश क्या हो गया, ये हो गया। तो प्रशीतन प्रभाव अब ये आ गया ना, RE डैश इक्वल टू H1 माइनस H4 डैश। तो यहाँ इस फिगर से आप देख रहे होंगे कि इसमें क्या है, ये वाला प्रशीतन प्रभाव, ये वाला शुरुआत वाला प्रशीतन प्रभाव क्या है, ज्यादा है, और बाद वाला प्रशीतन प्रभाव क्या है, कम है। बाद वाला प्रशीतन प्रभाव क्या है, कम है। तो क्लियर है ना, देखो शुरुआत वाला इस फिगर से क्लियर होगा, शुरुआत वाला ये वाला जो प्रशीतन प्रभाव, ये वाला जो प्रशीतन प्रभाव है, ठीक है, और ये वाला जो प्रशीतन प्रभाव है, ये क्या है, ये बड़ा है ना, ये वाला। तो जब हमारा जो दूसरा प्रशीतन प्रभाव है RE, उसका मान क्या हो गया, छोटा हो गया। इसका मतलब जब हम विसर्जन दाब को बढ़ाएंगे उस समय प्रशीतन प्रभाव का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, अर्थात COP का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर। उसी तरीके से अब कार्य के लिए देखिए, तो कार्य के लिए आप देखिए यहाँ पे H2 है, ये देख रहे हैं ना H2। भाई पहले बिंदु 2 पे था, तो यहाँ से हमने गिराया, यहाँ डॉटेड लाइन के थ्रू दिखा रहे हैं, इंथैल्पी वाले उस पे क्या आ रहा है, H2 आ रहा है। फिर जब हमने विसर्जन दाब को बढ़ाया तो ये बिंदु चला गया 2 डैश पे, तो 2 डैश से हमने लाइन यहाँ ड्रॉ किया, तो ये आपका आ गया है H2 डैश। देखो ये H2 है और ये H2 डैश, ठीक है। तो हम जानते हैं जो पुराना चक्र है, पहले वाला चक्र जिसमें विसर्जन दाब नहीं बढ़ाया गया था, उसके लिए दाब का वो किया गया कार्य क्या होगा, H2 माइनस H1। अब H2 ये हो गया पूरा, यहाँ से यहाँ तक H2 हो गया। देखिए H2 बिंदु ये है ना, तो यहाँ से यहाँ तक H2 हो गया। H1 तो आपका पहले से है ही है, क्या कहते हैं, H1 आपका, रुके रहो भाई, ये पूरा पोर्शन H2 हो गया, H1 आपका ये है ही है, तो इनके बीच का अंतर क्या होगा, W हो जाएगा, यही ना होगा अंतर, W आ गया H2 माइनस H1, ठीक है। अब जो नया वाला है, नया वाला हमारा क्या होगा, H2 डैश हो गया, ये H2 डैश हो गया, और H1 तो हमारा है ही है, कहाँ गया, H1 हमारा ये है ही है। तो अब इनके बीच का अंतर क्या होगा, ये हो जाएगा W डैश, W डैश क्या हो गया, H2 डैश माइनस H1। तो अब देखो इस W डैश और इस W में कौन बड़ा है, ये वाला बड़ा है। इसका मतलब जब विसर्जन दाब को हम बढ़ाते हैं उस कंडीशन में जो कंप्रेसर के द्वारा किया गया कार्य होता है उसका मान बढ़ जाता है, ठीक है। बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, COP का मान कम हो जाएगा। क्लियर। अब हम नीचे देखो, यही चीज हमने फिर लिखा है, देखो वही पहले चक्र के लिए COP का मान H1 माइनस H4 अपन H2 माइनस H1, लेकिन जब हम उसका विसर्जन दाब का मान बढ़ाए तो जो चक्र हमको मिला 1, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश और 1, उसके लिए जो COP आया है वो हमारा क्या आया है, H1 माइनस H4 डैश अपॉन H2 डैश माइनस H1। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा, यहाँ फिर वही लिखा, जहाँ H1 माइनस H4 डैश जो है वो छोटा है, इसका मतलब बाद वाले जब हमने विसर्जन दाब को बढ़ा लिया उस समय जो प्रशीतन प्रभाव आया H1 माइनस H4 डैश वो क्या है, पहले वाले जब हमने विसर्जन दाब का मान नहीं बढ़ाया था उससे क्या है, कम है। और
बाद वाले विसर्जन दाब बढ़ाने पे जो संपीड़क द्वारा किया गया कार्य था, अर्थात H2 डैश माइनस H1, वो क्या है, पहले वाले से बड़ा है, H2 माइनस H1 से। तो इससे क्या हो गया, इससे ये पता चला कि जब हम विसर्जन दाब का मान बढ़ा रहे हैं उस कंडीशन में हमारा प्रशीतन प्रभाव कम हो जा रहा है और किया गया कार्य बढ़ जा रहा है, जिससे कि COP का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आज जो है हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि किस तरीके से चूषण दाब और विसर्जन दाब का जब मान हम चूषण दाब का मान घटाने पे और विसर्जन दाब का मान बढ़ाने पे प्रशीतन प्रभाव क्या होता है, वाष्प संपीड़क साइकिल का कम हो जाता है। ठीक है, अब इसी तरीके से हम ताप का भी प्रभाव पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने दो, टाइम लगभग हो ही गया है।